अच्छा है। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में समझेंगे। क्या होती है जुडिशियल एक्टिविज्म? तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट डेवलप्ड इन यूएसए। तो देखिए 1947 में सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट यूएस से आया है। और फिर इन इंडिया डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इंट्रोड्यूस इन मिड 1970 बाय जस्टिस कृष्णन अय्यर और पीएन भगवती। पीएन भगवती नाम तो आप लोग ने सुना होगा, पीआईएल के फादर, इन्हीं को माना जाता है इंडिया में। अब समझते हैं कि भारत में कब आया। तो भारत में 1970-80 का दौर था, 60 से ही शुरू हो गया था एक्टिविज्म। अब तो उस समय सबसे पहला केस जो आया था बिहार में हुआ था, उसी समय माना जाता है। जो आपको खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सबसे पहले जुडिशियल एक्टिविज्म की छाप देखने को मिली थी। अब समझते हैं होता क्या है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ वे ऑफ एक्सरसाइजिंग जुडिशियल पावर्स दैट मोटिवेट जजेस टू डिपार्ट फ्रॉम नॉर्मली प्रैक्टिस इन फेवर ऑफ प्रोग्रेसिव सोशल चेंजेस। अब ये इतना बड़ा डेफिनेशन को याद करने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ आखिर जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने बाउंड्री से बाहर जाके जजमेंट देते हैं, लोगों के हितों के लिए अपने बाउंड्री से क्रॉस कर देते हैं, तब उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। जैसे समझते हैं अब हम लोग, हमारे यहाँ पता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेजिस्लेटिव का अलग कुछ पावर्स है, जुडिशियरी को अलग कुछ पावर दिया गया है, वहीं एक्सिक्यूटिव को अलग कुछ पावर दिया गया है। जब हमारे यहाँ जुडिशियरी, जब हमारे जजेस लोगों के न्याय हितों की रक्षा के लिए, लोगों के मूल अधिकार बचाने के लिए, या फिर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार प्रदान करने के लिए लेजिस्लेटिव के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, तब उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। हालांकि यह हमारे संविधान में इसकी इजाजत नहीं दिया गया है, लेकिन उस समय जो कोर्ट जस्टिस, जब एएन राय साहब 1973 में अपना एक जजमेंट दे रहे थे केशवानंद भारती का, तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे यहाँ संविधान है वो लोगों के हितों के लिए है, और अगर लोगों के हितों के लिए हमें बाउंड्रीज को क्रॉस करना पड़ेगा तो मैं बाउंड्रीज को क्रॉस भी करूंगा। It is practiced in the judiciary for protecting the individual rights. It allows judges to put personal view about policy. तो देखिए अमेरिका में जो अमेरिका और भारत का कोर्ट स्ट्रक्चर समझिए, वहाँ दो तरह के नियम होते हैं, एक इस्टेब्लिश बाय लॉ और एक और होते हैं, एक होते हैं इस्टेब्लिश बाय लॉ और एक और होते हैं, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो वह मेथड जो रहता है वह इजाजत देता है कि जजेस को इजाजत देता है कि आप बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकते हैं। अब आखिर समझते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी जुडिशियल एक्टिविज्म की। तो जब वायलेशन ऑफ राइट्स हो जाता है और मान लीजिए कोर्ट वहाँ उस बाउंड्री में, कोर्ट का बाउंड्री जुडिशियल बाउंड्री से बाहर हो, लेजिस्लेटिव बाउंड्री में हुआ, तो बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर फेल्स टू परफॉर्म देयर फंक्शन। जब विधायिका और कार्यपालिका फेल्स हो जाती है, अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं करती है, तब जजेस को बाउंड्री क्रॉस करना पड़ता है जुडिशियरी को। अब समझते हैं प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें जुडिशियरी ने अपना बाउंड्रीज को क्रॉस कर जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत फैसला दिया है। तो सबसे पहला फैसला था केशवानंद भारती, दूसरा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, तीसरा सबरीमला। तो ये मामला 2018 में आया था। तो सबरीमला में मामला क्या था? सबरीमला केरला में एक टेम्पल है, सबरीमला टेम्पल। तो वहाँ 10 से 50 जिस महिला का मेंस्ट्रुएशन है उसे उस मंदिर में एंट्री पर बैन था। तो चूंकि ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स था, राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ था, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, जेंडर था, तो इसका वायलेशन था। तो कोर्ट ने अपने बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए, चूंकि ये कोर्ट के बाउंड्रीज नहीं है, सबरीमाला में एक और जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, तो इसे क्रॉस करते हुए फैसला दिया था कि महिलाएं भी मंदिर में जा सकती है। राइट टू प्राइवेसी, और जो पीआईएल होता है, अभी जो पीआईएल हो वो भी जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत ही पीआईएल भी किया जाता है। ये अब हमारा टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में समझते हैं कि विधानसभा क्या होती है, विधानमंडल क्या होती है।
तो डिस्क्राइब इन आर्टिकल 168 टू 212। तो इसकी चर्चा स्टेट लेजिस्लेचर की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 168 से लेकर 212 के बीच में की गई है। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर में दो हाउसेस होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, लेकिन कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे स्टेट में एक ही अभी है विधानसभा, सिर्फ स्टेट विधान परिषद सिर्फ 6 स्टेट में है, जिसमें बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र और कर्नाटका में मात्र इन्हीं 6 स्टेट में भी विधान परिषद है। एक जम्मू एंड कश्मीर में, जब जम्मू एंड कश्मीर राज हुआ करता था तो वहां भी विधान परिषद थी, लेकिन 2019 में जब से उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया वहां विधानसभा भी नहीं। हालांकि विधानसभा वहां आएगी, वहां भी मुख्यमंत्री रहेंगे, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वैसे ही वहां के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। कंपोजिशन, तो देखिए विधानसभा का जो कंपोजिशन है वो 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ स्टेट हैं ऐसे, मिजोरम, नागालैंड और कुछ पूर्वी नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं जहां 60 से कम के परमिशन दिया गया है। गोवा में, जैसे गोवा भी एक हो गया, गोवा में 40, सबसे कम अभी मिजोरम में 32 है। और विधान परिषद की अगर बात करें तो विधान परिषद में सीटों की संख्या, जितनी विधानसभा में सीटों की संख्या उसका 1/3 33% संख्या विधान परिषद की होगी, लेकिन 40 से कम नहीं होगी। जैसे बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में वर्तमान में विधानसभा की सीटों की संख्या 403 है, तो अगर उसे 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो लगभग 134 सीट, तो यूपी में विधान परिषद की कुल 134 सीट होगी। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में विधानसभा की सीट 243 है, तो विधान परिषद की सीट उसका 33% 81 होगी। अब ड्यूरेशन समझते हैं, तो ड्यूरेशन विधानसभा का 5 साल होगा और विधान परिषद का 6 साल, जैसे लोकसभा का 5 साल और राज्यसभा का 6 साल होता है। लेकिन इसमें जैसे वहाँ विधान लोकसभा जो होता था वो डिसॉल्व हो सकता था, यहाँ भी विधानसभा भंग किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद जो परमानेंट बॉडी रहती है हर 2 साल में 33% लोगों को रिजाइन देना रहता है और 33% नए लोग इलेक्ट किए जाते हैं। अब समझते हैं क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो क्वालिफिकेशन, अगर एमएलए की बात करें, विधानसभा में जो बैठने वाले रहते हैं उन्हें एमएलए कहते हैं और विधान परिषद में जो बैठते हैं उन्हें एमएलसी कहते हैं। तो जो क्वालिफिकेशन एमपी के लिए चाहिए वही क्वालिफिकेशन एमएलए के लिए चाहिए, वही 25 साल आप भारत के नागरिक होने चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, और जो राज्यसभा के लिए चाहिए वही विधान परिषद के लिए चाहिए। अब समझते हैं कि कोरम क्या होता है। आखिर कोरम क्या होता है। तो कोरम होता है कि उस दिन प्रेजेंट डे में, जैसे आप ही के क्लास में क्या एक कोरम बना हुआ होगा कि इतने बच्चे आएंगे तो सर पढ़ाते होंगे, नहीं तो सर बोलते होंगे आज टेस्ट है, आज आप लोग टेस्ट दे दीजिए, पढ़ाई आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आज बच्चे नहीं आए हैं। वैसे ही विधान कम से कम 10% मेंबर्स चाहिए। जैसे कि यूपी की बात करें तो यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, तो उसका 10% कम से कम 41 मेंबर्स आएंगे तभी कार्रवाई चलेगी, नहीं तो कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। यही कोरम होता है। वही विधान परिषद में भी 10% ही है, लोकसभा में भी 10%, राज्यसभा में भी 10% है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन स्टेट। अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन स्टेट, तो ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल को लोकसभा और विधान परिषद दोनों से पास कराना पड़ेगा आपको, और मनी बिल को सिर्फ विधानसभा से भी पास करा सकते हैं, विधान परिषद से कोई जरूरी नहीं है। अब लैंग्वेज समझते हैं। तो विधान परिषद में लैंग्वेज चाहे तो हिंदी होगी, चाहे तो इंग्लिश होगी, या फिर उस स्टेट की जो लैंग्वेज होगी वो होगी। और अगर इसके अलावा कोई और लैंग्वेज में आप बोलना चाहते हैं या सदन के जो भी सदस्य होंगे वो बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें जो वहाँ के स्पीकर होंगे, विधानसभा में अगर हैं तो स्पीकर, और विधान परिषद में हैं तो वहाँ के चेयरमैन से उनको परमिशन लेना होगा, बोलने की इजाजत लेनी होगी। और जो दोनों का ओथ होता है वो राज्यपाल कराते हैं, उस राज्य के राज्यपाल कराते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको दोनों टॉपिक जुडिशियल एक्टिविज्म और स्टेट लेजिस्लेचर समझ में आ गया होगा। एक वीडियो और हमारा लोकपाल और लोकायुक्त पर है, उसके समाप्ति के साथ हम लोग इस सत्रावसान कर देंगे यूनिट 2 का, और हम लोग नए यूनिट 3 में प्रवेश कर जाएंगे। धन्यवाद।